एक बार फिर से आप सभी लोगों का सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 को हमने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया। जिन भी लोगों ने मेरी इस की पार्ट 1 की वीडियो ना देखी हो, कृपया करके एक बार उसे ज़रूर देखें। उसके बाद पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में जो हम आर्टिकल 2, 3 और 4 की बात करेंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 की हम बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 जो मैंने आपको पहले वीडियो में कहा गया है, पार्लियामेंट कैन एडमिट ए न्यू स्टेट इन दी यूनियन। पार्लियामेंट अगर चाहे, पार्लियामेंट को शक्ति प्रदान की गई है कि अगर आप चाहें तो भारत संघ में एक नया राज्य एडमिट कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं। विशेष ध्यान दीजिएगा, एडमिशन की बात है, जोड़ने की बात है या एस्टेब्लिशमेंट की बात यहाँ पे आर्टिकल 2 के अंतर्गत की गई है। क्या कहा गया है? आर्टिकल 2 को थोड़ा सा और डिफाइन करें तो नए राज्य शामिल करना, पहली चीज़ बहुत ध्यान से देखिए, नए राज्य शामिल करना। दूसरा, नए क्षेत्र शामिल करना या नए राज्य का गठन करना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू स्टेट, दोनों में बहुत छोटा सा माइनर सा अंतर है। देखिए, नए राज्य शामिल करना जो ऑलरेडी अस्तित्व में है, जो ऑलरेडी बने हुए हैं। दूसरा, नए क्षेत्र शामिल करना या नए राज्यों का गठन करना। लेकिन ये दोनों ही बातें आर्टिकल 2 में किन क्षेत्रों के लिए हैं? जो भारत संघ में अभी तक शामिल नहीं हैं। जो भारत संघ में शामिल नहीं है उस क्षेत्र की बात की गई है। आर्टिकल 1 में हमने पढ़ा था राज्य क्षेत्र या इंडियन टेरिटरी की जहाँ पे बात की गई थी, तो वहाँ पे सी पार्ट में दिया गया था एक्वायर स्टेट। अगर भारत कभी किसी दूसरे भूभाग को अपने में शामिल करता है, एक्वायर अगर करता है, तो वह एक्वायर किस तरीके से किया जाएगा वो सारा प्रोसेस दिया गया है आर्टिकल 2 के अंतर्गत। भारत संघ में कोई भी नया अगर क्षेत्र शामिल कर रहे हैं जो ऑलरेडी संघ में शामिल नहीं है, तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत किया जाएगा। कैसे? इसका हम एक बहुत बेस्ट एग्जांपल समझते हैं सिक्किम के थ्रू। सिक्किम हेरिडिटी मोनार्की थी, यानी यहाँ पे राजशाही काम करती थी, और राजशाही में भी जो यहाँ पे राजवंश था वो था चौग्याल राजवंश। चौग्याल राजवंश यहाँ पे शासन करता था। सिक्किम बहुत छोटा सा स्टेट हमारे नॉर्थ ईस्ट में है। भारत आज़ाद हो गया, ब्रिटिशर्स ने भारत को आज़ाद कर दिया, लेकिन सिक्किम में राजशाही कायम रही। अब सिक्किम को एक सबसे बड़ा खतरा चाइना की तरफ से था, क्योंकि चाइना की साम्राज्यवादी नीति अपने चरम पे थी। सिक्किम बहुत छोटा स्टेट होने के कारण सिक्किम को अच्छे से पता था कि आने वाले समय में जिस प्रकार से चाइना ने तिब्बत या अदर स्टेट पे कब्जा किया है, वो सिक्किम को भी अपने अधिकार में लेने की कोशिश करेगा। तो ये चौग्याल राजवंश ने क्या किया? भारत के साथ एक संधि की, भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और भारत सरकार को कहा कि आप हमारे जो है प्रोटेक्टर स्टेट बन जाइए। प्रोटेक्टर स्टेट बन जाइए मीन्स आप हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए कैसे करेंगे? डिफेंस के जो मामले, यानी सिक्किम के, बाकी तो चौग्याल राजवंश अपना राजशाही चलाता रहेगा, लेकिन सिक्किम के डिफेंस के मामले, एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले और कम्युनिकेशन के मामले जो है ये देखे जाएंगे किसके द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। अब जब भारत सरकार को ये कहा गया कि आप हमारे प्रोटेक्टर स्टेट बन जाइए, इसी बीच सिक्किम में जो है एक रिवॉल्ट हुआ। सिक्किम के लोगों ने जो है विद्रोह किया, एक जन आंदोलन शुरू हुआ और लोगों का मत था कि सिक्किम को जो है भारत में मिला दिया जाए, सिक्किम को एक पार्ट बना दिया जाए भारत का। जैसे ही रिवॉल्ट हुआ, इंदिरा गांधी भी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर उस समय थी बहुत खुश हुई, क्योंकि वो भी चाह रही थी कि सिक्किम को किसी तरीके से जो है भारत संघ में शामिल कर दिया जाए। अब जब वहाँ पे रिवॉल्ट हुआ तो उस रिवॉल्ट को दबाने के लिए सिक्किम के पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया। ये ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 कहाँ पास किया गया? सिक्किम की पार्लियामेंट में। सिक्किम की पार्लियामेंट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तब तक सिक्किम भारत में शामिल नहीं है। अब जब सिक्किम की पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया तो राजशाही ने जन आंदोलन को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, दबाने के लिए एक पोस्ट वहाँ पे क्रिएट की, कॉन्स्टिट्यूशन हेड की, कि भैया अब मैं जो है राजा की तरह तो रहूँगा, लेकिन ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास रहेंगी? कॉन्स्टिट्यूशन हेड के पास रहेंगी, ताकि जन आंदोलन थोड़ा सा ठंडा हो सके। लेकिन फिर भी रिवॉल्ट चलता रहा
और जब रिवॉल्ट ज़्यादा उग्र हो गया तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया, 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974। 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 पास किया गया भारत की पार्लियामेंट के द्वारा और सिक्किम को बना दिया गया एसोसिएट स्टेट। सिक्किम को क्या कर दिया गया, एक एसोसिएट स्टेट बना दिया गया। अब आपने देखा आर्टिकल 1 जब हमने पढ़ा तो आर्टिकल 1 में क्लियरली डिफाइन किया गया है कौन से क्षेत्र, फर्स्ट राज्य क्षेत्र स्टेट, सेकंड यूनियन टेरिटरीज। तो दो सबसे मेन चीज़ वहाँ पे दी गई है, राज्य क्षेत्र हो या तो राज्य होगा या तो यूनियन टेरिटरीज होगा। क्या एसोसिएट स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 1 में दिया गया है? नहीं। तो हम इसे सिक्किम को एज ए एसोसिएट स्टेट अपने साथ शामिल नहीं रख सकते हैं। हमें या तो इसे स्टेट बनाना पड़ेगा या तो हमें इसे जो है यूनियन टेरिटरी बनाना पड़ेगा। तो फिर सिक्किम में जन मत संग्रह करवाया गया, रेफरेंडम वहाँ पे करवाया गया और रेफरेंडम में जो बात सामने आई, सिक्किम के लोग चाहते थे कि भैया हम भारत संघ में शामिल हो जाएं। तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और अमेंडमेंट एक्ट किया गया, 36 अमेंडमेंट एक्ट 1974, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 किया गया और सिक्किम को जो है क्या कर दिया गया, एक स्टेट बना दिया गया भारत का। अब आप यहाँ पे क्लियरली देखिए सिक्किम को किस प्रकार से शामिल किया गया। क्या सिक्किम भारत संघ में शामिल था? नहीं, सिक्किम भारत संघ में शामिल नहीं था, भारत संघ से बाहर का एक एरिया था। अब सिक्किम ऑलरेडी एक स्टेट बना हुआ था तो उसे हमने एज ए स्टेट ही क्या कर दिया, भारत संघ में शामिल कर दिया 36 अमेंडमेंट एक्ट 1974 के द्वारा। तो एक नया राज्य भारत में अब आ गया 1974 में, यानी किसके थ्रू, सिक्किम किस आर्टिकल के थ्रू मिला, आर्टिकल 2 के थ्रू भारत संघ में शामिल हो गया। तो पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई, नए राज्य शामिल करना। केवल सिक्किम ही नहीं, गोवा पोर्टुगीज़ के अधीन था। जब गोवा को या दमन एंड द्वीप या आपने पुडुचेरी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था आर्टिकल 1 में, तो जब ये हमारे पास ये क्षेत्र आए तो इन्हें एज ए स्टेट या एज ए यूनियन टेरिटरी हमने क्या कर दिया, भारत संघ में शामिल कर दिया। तो ये सारे के सारे आर्टिकल 2 के अंतर्गत जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके भारत में शामिल हो गए। जबकि दूसरी तरफ नए क्षेत्र शामिल करना और राज्य का गठन करने का मीनिंग है क्योंकि ये क्षेत्र भी भारत संघ में शामिल नहीं है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत वो क्षेत्र आएंगे जो राज्य के रूप में भारत संघ से तो बाहर हैं लेकिन भारत संघ में राज्य के रूप में शामिल नहीं हो रहे हैं। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का आपको एग्जांपल दूं तो आपको पता है कि हमारे पास जो है अलग अलग मोर देन 560 जो है प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासतें थी, उनमें अलग अलग राजवंश राज कर रहे थे। तो उनको जब शामिल किया गया भारत में तो सभी को स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया। अगर मैं बात करूं कि गढ़वाल में शाह राजवंश राज कर रहा था तो शाह राजवंश को जब शामिल किया, गढ़वाल क्षेत्र को जब शामिल किया तो यूपी का एक पार्ट मिला दिया गया, यूपी का एक उसे क्या कर दिया गया, भाग बना दिया गया, उसे एक अलग राज्य नहीं बनाया गया। जबकि वहीं पे मैं दूसरी तरफ दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करूं, मान लीजिए अभी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह हमारे पास है। भारत सरकार किसी दूसरे देश के साथ कोई एग्रीमेंट कर ले, किसी दूसरे देश के साथ अपना कुछ पार्ट दे करके या उसका कुछ पार्ट ले करके कोई नया द्वीप खरीद ले और उसे अंडमान निकोबार में शामिल कर दीजिए। देखिए दो कंडीशन है, हमने कोई एक द्वीप खरीदा, उसे यूनियन टेरिटरी या स्टेट बना दिया तो वो आपका इसमें शामिल हो जाएगा ए के अंतर्गत। लेकिन हमने द्वीप खरीदा, उस द्वीप को स्टेट या यूनियन टेरिटरी न बना करके जो एग्जिस्टिंग स्टेट हमारे पास है, ये यूनियन टेरिटरी है, उसका एक भाग बना दिया तो ये इस राज्य का क्या हो जाएगा, पुनर्गठन एक तरीके से हो जाएगा। तो वो आएगा इस पार्ट बी के अंतर्गत। तो दोनों क्षेत्र अगर हम बात करें, सिक्किम भी भारत में शामिल नहीं था और मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया, भारत सरकार अभी कोई नया द्वीप खरीदती है, कोई नया एरिया खरीदती है या कहीं पे कब्जा करती है, जो कि थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बट खरीदे, एग्रीमेंट करे या कब्जा करे, लेकिन नया क्षेत्र आ रहा है और उसको राज्य के रूप में या संघ शासित क्षेत्र के रूप में ना अलग करके किसी एग्जिस्टिंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी में मिला दे, तो वो भी नया क्षेत्र जो आया है वो भी आर्टिकल 2 के बी पार्ट के अंतर्गत भारत संघ में शामिल होगा। तो यहाँ तक
आपको क्लियरली पता चल गया होगा आर्टिकल 2 में जो बात की गई है वो बात की गई है सिर्फ और सिर्फ किसकी, जो भारत संघ में शामिल क्षेत्र नहीं है उन्हें या तो राज्यों के रूप में शामिल किया जाए या तो जो एग्जिस्टिंग राज्य हमारे पास हैं उनमें जो है इसे शामिल किया जाए। आर्टिकल 2 के साथ आप संदर्भ लें आर्टिकल 3 का। आर्टिकल 3 क्या करता है और कैसे इसे डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 3 की जब हम बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 3 में गिवन है पार्लियामेंट कैन क्रिएट ए न्यू स्टेट इन दी यूनियन। आर्टिकल 2 एंड 3 मैंने कहा था दोनों एक साथ संदर्भ लेके देखें। आर्टिकल 2 में जो बात की गई थी वो थी एडमिशन की, एडमिट, और एडमिट जोड़ना आपको पता है, कोई नया स्टेट हम जोड़ रहे थे, हमने एग्जाम्पल दिया सिक्किम का, हमने एग्जाम्पल दिया गोवा का। आर्टिकल 2 के अंतर्गत जो है इन्हें भारत संघ में जोड़ा गया है। सिक्किम का आपको एक और यहाँ पे जानकारी दे दूँ, सिक्किम एकमात्र जो है भारत का ऐसा स्टेट है जहाँ पे धार्मिक आधार पर जो है विधानसभा के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। किसी भी स्टेट में, धार्मिक स्टेट या पार्लियामेंट में, सेंटर में पार्लियामेंट में भी धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन सिक्किम में बौद्ध धर्म के लिए एक सीट वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव में रिजर्व की गई है। तो आर्टिकल 2 में एडमिशन की हम बात कर रहे हैं, जबकि आर्टिकल 3 में हम बात कर रहे हैं नए स्टेट क्रिएट करने की। नया स्टेट क्रिएट करने का मतलब है राज्यों का पुनर्सीमन। पुनर्सीमन कैसे हो सकता है, देखिए जो यूनियन ऑफ इंडिया है, यूनियन ऑफ इंडिया है यानी भारत में जो सभी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्र में कौन आ जाएगा, मैंने आपको बताया स्टेट भी आ जाएंगी और यूनियन टेरिटरीज भी आ जाएंगी, यानी भारत का जो टोटल एरिया है उसका पुनर्सीमन करना, उसे रीऑर्गेनाइज करना। रीऑर्गेनाइज करना कैसे कैसे कर सकती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कर सकती है एक राज्य से कोई दूसरा राज्य बनाना, एक राज्य को तोड़ करके दूसरा राज्य बना दिया, लाइक हम उत्तराखंड को कह सकते हैं यूपी से हमने अलग कर दिया, या एक या अधिक राज्य, एक या अधिक राज्य की बाउंड्री लाइंस के साथ छेड़छाड़ करके कोई दूसरा राज्य बना दिया, या एक या अधिक राज्यों को जोड़ करके, सीमाओं को जोड़ करके, दो राज्य हैं, दो राज्यों को आपस में मिला दिया, उसे मिला करके एक राज्य बना दिया, तो ये भी पुनर्सीमन कहलाएगा। यानी अगर मैं बात करूं कि भारत के राज्य क्षेत्र में को किस प्रकार से राज्यों में विभाजित करना है, यूनियन टेरिटरीज में विभाजित करना है, उस पर पूरा कंट्रोल किसका है, पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट कभी भी किसी राज्य को क्रिएट कर सकती है, कभी भी किसी राज्य को हटा सकती है, उसके राज्य का दर्जा समाप्त कर सकती है, उसे यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर सकती है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन इसके अंतर्गत होता है, और अगर चाहे तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत राज्य के नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है। आपने देखा बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो समय समय पर अपने नामों को परिवर्तित करते हैं, तो वो भी सारा का सारा किसके अंतर्गत होगा, आर्टिकल 3 के अंतर्गत। तो पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, नए राज्य का गठन कैसे होगा, और आर्टिकल 3 में बात किसकी है, केवल उस एरिया की जो भारत संघ में ऑलरेडी शामिल है। भारत संघ में जो शामिल नहीं है वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा, और जो संघ में शामिल है उसे किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ करके एक नया स्टेट क्रिएट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, उसके लिए प्रोसीजर होगा, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में यहाँ क्वेश्चन बहुत बार आता है कि संघ में नए राज्य प्रवेश की अनुमति किसको है, तो वो अनुमति पावर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी पार्लियामेंट ही कर सकती है और कोई नहीं। प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले कैबिनेट के द्वारा उसके लिए एक बिल बनेगा। ध्यान रखिए, कैबिनेट एक प्रोसेस दिया गया है, चाहे तो संबंधित राज्य या राज्य, एक से अधिक राज्य जिनसे नया स्टेट क्रिएट किया जा रहा है, वो भी अपनी विधानसभा से बिल पास करके पार्लियामेंट भेज सकते हैं। लेकिन सामान्य प्रोसेस ये होता है कि कैबिनेट क्या करेगा, एक विधेयक बनाएगा। लाइक अगर मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश से आपने देखा तेलंगाना अलग किया गया, आपने देखा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया गया, या आपका छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड बनाए गए। प्रोसेस क्या होगा, कैबिनेट ने एक विधेयक बनाया, क्या ये विधेयक पार्लियामेंट में जाएगा, नहीं, विधेयक में पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होगी, यानी आप पार्लियामेंट में तब तक नहीं रख सकते हो जब तक आपने जो है प्रेसिडेंट से परमिशन नहीं ली। प्रेसिडेंट से आप परमिशन लेंगे, राष्ट्रपति ने आपको अनुमति दे दी। अब राष्ट्रपति अनुमति डायरेक्ट देगा और क्या बिल सीधे पार्लियामेंट में जाएगा, नहीं, यहाँ पे एक दूसरा क्लॉज जोड़ा गया है कि राष्ट्रपति की अनुमति के पास
अनुमति के लिए, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के लिए जब ये बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो ये पहले संबंधित राज्य के पास भेजेगा। संबंधित राज्य कौन? जिससे एक नया स्टेट क्रिएट किया जा रहा है, संबंधित राज्य के पास भेजेगा और एक निश्चित समय देगा। निश्चित समय हो सकता है 10 डेज दे दे, 14 डेज दे दे या 1 मंथ दे दे, एक निश्चित समय देगा। राष्ट्रपति कहेगा इतने समय के अंदर आप मुझे क्लियर कर दीजिए कि भैया हम ये सेंटर ये स्टेट क्रिएट करना चाह रहा है, करना है या नहीं करना है। अब स्टेट जो भी कहना चाहता है, अनुमति देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, वो राष्ट्रपति को इस समय के अंदर क्या कर देगा? बिल वापस भेज देगा। क्या राज्य 100% है कि हाँ बोलेगा? जरूरी नहीं है। संबंधित राज्य मना कर सकता है कि नहीं हम नहीं बनाना चाहते हैं। लाइक इन्हीं 2 स्टेट में देखें, जब यूपी से पूछा गया, यूपी ने कहा ठीक है उत्तराखंड को अलग कर दीजिए। लेकिन जब आंध्र प्रदेश से पूछा गया कि हम तेलंगाना को अलग करना चाहते हैं, तो आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने मना कर दिया कि नहीं, तेलंगाना को हम अलग नहीं करना चाहते हैं। तो अगर हाँ कह दिया तो आगे चलेगा प्रोसेस, और अगर संबंधित राज्य मना कर देता है तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी राज्य को सिर्फ पूछा जाएगा, उसकी मर्जी क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा उल्लेख नहीं है कि राज्य से पूछना या राज्य की परमिशन लेना जरूरी है। आर्टिकल 1 में मैंने क्या कहा था? विभाजी राज्यों का अविभाजी संघ। विभाजी राज्य यानी पार्लियामेंट की मर्जी है। पार्लियामेंट की मर्जी कैसी है कि आपसे पूछने के बावजूद अगर आप मना भी कर रहे हो तब भी प्रेसिडेंट अगर अनुमति दे देता है तो बिल चला जाएगा कहाँ पे? संसद के सामने। संसद में जब बिल रखा जाएगा तो दोनों हाउस से सामान्य बहुमत, दोनों सदनों से सामान्य बहुमत से बिल अगर पास हो जाता है, ध्यान रखिएगा कौन सा बहुमत चाहिए? सामान्य बहुमत। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के लिए जो मेजॉरिटी सामान्यतः चाहिए होती है, स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक नया स्टेट क्रिएट कर रहे हैं तो पार्लियामेंट अपने सामान्य बहुमत से ही क्या कर देगी? बिल को पास कर देगी। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत नहीं है। सामान्य बहुमत से जो प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का है वो ज़रूरत नहीं है। सामान्य बहुमत से ही क्या हो जाएगा? बिल पास हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाएगा। तो राष्ट्रपति ने अनुमति दी, संसद के दोनों सदनों ने इसे पास किया। पास करने के बाद अगेन राष्ट्रपति के पास बिल जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति बिल को साइन करेगा एक नया स्टेट क्रिएट हो जाएगा। तो 2 चीज़ें आपने यहाँ पे देखी। आर्टिकल 3 पुनर्सीमन की बात कर रहा है। पुनर्सीमन में कौन सा? जो ऑलरेडी राज्य क्षेत्र भारत संघ में शामिल है उसको रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कैसे कर सकते हैं? किसी भी स्टेट की बाउंड्री लाइन छोटा बड़ा कम करके बढ़ा करके किसी भी प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ, आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास 28 स्टेट हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और अभी अगर गवर्नमेंट चाहे कि नहीं इन सब को तोड़ करके एक नया स्ट्रक्चर बनाया जाए, सारे स्टेट को जो है मिक्सअप करके हम बहुत कम स्टेट कर दें या बहुत ज़्यादा स्टेट कर दें, हम 28 को जो है 100 स्टेट बना दें या 28 को मिला करके हम केवल 10 स्टेट ही कर दें, तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। राज्यों को इसमें कोई भी जो है छूट नहीं दी गई है, राज्यों को कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है कि राज्य अपने आप को डिफेंस कर सकें। तो ये सारी की सारी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। क्योंकि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट राज्यों को पूछेगा, एक बार बिल राज्यों के पास जाएगा, लेकिन उनके हाँ या ना का कोई प्रभाव प्रेसिडेंट पे, राष्ट्रपति पे नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति अगर अनुमति दे देता है, संसद अगर पास कर लेती है, तो वो अपने आप में एक बिल या एक एक्ट बन जाएगा और नया स्टेट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिए, लाइक हम तेलंगाना हो गया, उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, जितने नए वो स्टेट हमने एग्जिस्टिंग स्टेट से क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे आर्टिकल 3 के अंतर्गत ही क्रिएट हुए हैं। तो आपने देखा आर्टिकल 3 में ये सारी चीज़ें कही गई हैं, और आर्टिकल 1 में जो मैंने आपको बात कही थी कि भारत के राज्य
विभाजी हो सकते हैं, संघ अविभाजी रहेगा। भारत के संविधान के द्वारा राज्यों के प्रभुत्व को, राज्यों की संप्रभुता को कोई गारंटी नहीं दी गई है। संप्रभुता केवल और केवल किसकी है? संघ की है, भारत की है। क्षेत्रीय अस्तित्व को कोई गारंटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। आर्टिकल 1 में कहा गया है किसके थ्रू? जो शब्द जोड़ा गया है, यूनियन ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 3 ने उसे और ज़्यादा डिफाइन कर दिया है कि भैया राज्यों को कोई यहाँ पे विशेष शक्ति नहीं है कि वो अपनी फॉर्मेशन को या नए क्रिएशन को टाल सकें। वो सारी पावर पार्लियामेंट के पास है। तो आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 1 हमने इन 2 वीडियो में बात की है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो इसे लाइक कीजिए, इसे जो है शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।